चलें स्टार्ट करते हैं। लास्ट एक रिमाइंडर अगर किसी को याद हो तो हमने बेसिकली किया ये था लास्ट टाइम के बेसिक्स जेएस की कवर की थी, जेएस का ओरिजिन कवर किया था और क्यों हम जेएस को प्रेफर करते हैं दूसरी चीज़ों पे, ये चीज़ें कवर की थी। तो हाउ मेनी लैंग्वेजेस डू यू नीड टू नो टू कम्युनिकेट विद द वर्ल्ड? ये इस क्वेश्चन को अगर रीफ्रेज करें ना कि अगर आपको लेट्स से आपने हर लैंग्वेज हर डिवाइस के लिए प्रोग्रामिंग करनी है, लाइक मोबाइल डिवाइस के लिए, अपनी आईओटी डिवाइसेस के लिए, वेब के लिए या इवन डेस्कटॉप के लिए, तो आपको कितनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सीखने की जरूरत पड़ेगी? एनीवन? इसमें अगर हम बात करें जेएस के कॉन्टेक्स्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो तो जेएस है। अगर मैं ट्रेडिशनल लैंग्वेजेस की बात करूँ लाइक पीएचपी है, तो उसमें तो एक या डिफरेंट बाकी जो भी लैंग्वेजेस हैं उसमें तो मल्टीपल एटलीस्ट आपको कम से कम जो है वो 3 लैंग्वेजेस कह लें आनी चाहिए। अगर पीएचपी की बात करें तो वो उसमें बैकएंड हो गया, फिर डेटाबेस की भी एक लैंग्वेज है इटसेल्फ, और फ्रंट एंड के लिए एक अलग से लैंग्वेज है। बिल्कुल। तो जेएस के लिए ऐसे नहीं है आप सिर्फ जेएस सीख सकते हो, आप आईओटी डिवाइसेस के लिए भी प्रोग्रामिंग कर सकते हैं और आप बाकी चीज़ों के लिए भी प्रोग्रामिंग कर सकते हैं बाय जस्ट नोइंग एंड अंडरस्टैंडिंग जेएस। और हमारा गोल भी है कि हम जेएस को एज अ होल समझना चाहते हैं, किसी एक फ्रेमवर्क को नहीं समझना चाहते। सही सही। ठीक है। इसमें हम बात करें आईओटी की, तो आईओटी में तो बड़ी वर्सटाइल किस्म की डिवाइसेस आ जाती हैं, ईएसपी क्योंकि ऑटोमोटिव। हाँ। बिल्कुल, मैंने उन डिवाइसेस पे भी प्रोग्रामिंग की हुई है और आप एक बेसिकली ओके। जेएस का रैपर लग जाता है और उसके अंदर आप जो मर्जी लिख सकते हो, तो वो सही सही। वैसे ही चलेगा जैसे आप जेएस में से चलाते हैं। ठीक ठीक, गुड है ये। अच्छा, जेएस के सिंटैक्स क्या है, कहाँ जेएस लिखी कहाँ जाती है? बेसिकली जेएस जो है वो हम HTML के अंदर लिखते हैं, लाइक हम स्क्रिप्ट्स के टैग के अंदर लिखते हैं या फिर उसकी फाइल को इंक्लूड करवा लेते हैं, या फिर हम किसी इंटरप्रेटर में जेएस लिख सकते हैं। जेएस ठीक। का इंटरप्रेटर हमने लास्ट टाइम कवर किया था, हमारे पास क्रोम का है, V8 इंजन, मोज़िला बिल्कुल। का स्पाइडर मंकी और इस तरह और भी हैं काफ़ी सारे जिनको हम यूज़ कर सकते हैं अपने बैकएंड सर्वर्स की प्रोग्रामिंग के लिए। अच्छा, ठीक। जेएस में प्रोग्रामिंग करते हुए there's a rule of thumb कि basically everything is an object। ठीक है, आपने हर चीज़ को एज एन ऑब्जेक्ट ट्रीट करना है। फंक्शन है ऑब्जेक्ट है, डेटा है ऑब्जेक्ट है, until unless it's not a primitive value। मतलब अगर आपकी नल वैल्यू नहीं आ रही या अनडिफाइंड नहीं आ रही या बुलियन नहीं है, स्ट्रिंग या नंबर, इनमें से कोई नहीं है ना, तो आपकी वो वैल्यू ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट लिटरल्स में हम इसे ट्रांसलेट करते हैं। हम अपने फंक्शंस को भी ओके। ऑब्जेक्ट्स यहाँ पे अक्सर कह देते हैं। ठीक। अच्छा, अब जेएस में बेसिकली फंक्शंस लिखने के कुछ डिफरेंट मेथड्स हैं। अगर एक हम देखें तो नेम्ड फंक्शंस हैं और एनोनिमस फंक्शंस भी हैं हमारे पास। नेम्ड फंक्शंस की टाइप ये 3 है कि मतलब हम फंक्शन की कीवर्ड के साथ डिक्लेरेशन कर दें, कांस्टेंट में दे के पैरामीटर्स मल्टीपल दे के वहाँ पे डिक्लेरेशन कर लें, ये भी नेम्ड फंक्शन है, इसमें कीवर्ड देने की ज़रूरत नहीं है। और ये एक एनोनिमस फंक्शन है। तो अब कोई मुझे बता सकता है कि नेम्ड फंक्शन और एनोनिमस फंक्शन में नाम के ना होने के अलावा क्या डिफरेंस है? आई गेस एनोनिमस फंक्शन जो है वो इमीडिएटली इन्वोक होता है। ओके, एनोनिमस फंक्शन हम रिटर्न भी करवा सकते हैं किसी और फंक्शन से, तो वो फिर इमीडिएटली तो इन्वोक नहीं होगा। हाँ, उस केस में तो नहीं होगा। उस केस में इन्वोक नहीं होगा, लेकिन मोस्टली बिल्कुल सही आंसर है आपका कि ये इमीडिएटली इन्वोक होता है। वेरिएबल्स को साइन कर सकते हैं हम। हाँ, वेरिएबल्स को भी साइन कर सकते हैं, बट ये मोस्टली जो है एनोनिमस फंक्शन इमीडिएटली रिटर्न हो जाता है। अच्छा, इसके ऊपर मोर डिटेल जो है वो सारी एक ये चीट शीट है जिसके अंदर जो आपको मैं स्लाइड में दे दूंगा, इसमें उसने क्या किया हुआ है कि
जेएस की सारी जो है ना बेसिक्स कवर अप की हुई है कि फंक्शंस क्या होते हैं, इंडेक्सेस में क्या आ जाता है, अरे में क्या आ जाता है, आप ऑब्जेक्ट कैसे बना सकते हो, अरे के फंक्शंस, ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स एटसेट्रा एटसेट्रा, सब कुछ इसमें है। तो हमें इस निटी ग्रिटी चीज़ों में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हम क्या करते हैं कि थोड़ा सा ना इसको अपर लेवल पे समझने की कोशिश करते हैं कि ये चल कैसे रहा है। और आई एम श्योर कि आप लोगों की थोड़ी बहुत तो इसके साथ नो हाउ होगी कि अच्छा लूप्स कैसे चलते हैं, जी जी। प्रिमिटिव टाइप्स क्या हैं और बाकी चीज़ें क्या हैं, ऐसे ही है। हाँ, कोई इतनी ऐसा नो हो बंदा तो जिसका जी जिसमें जो ये लैग करता हो कि यार नहीं समझ आ रही है। देखा नहीं है इसको अभी तक, लेकिन देखा जा सकता है। ओके, ओके, हम इसको देख लेंगे। अगर आपको कोई सेंटेक्स में या किसी और चीज़ में, मतलब प्रोग्रामिंग आपको आती है, आपको पता है कि प्रिमिटिव टाइप्स क्या हैं, आपको पता है कि ऑपरेटर्स क्या हैं, आपको पता है कि लूप्स कैसे चलते हैं, अगर आपको ये तीन चीज़ें पता है ना, तो आपको जेएस का सेंटेक्स समझने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। जैसे इसमें एक ये बिट वाइज है, जेएस बिट वाइज हम्म ऑपरेशंस, हम्म ये थोड़े से डिफरेंट हैं। अगर मैं एज अ बैकग्राउंड मेरा पीएचपी का है तो मैं इसको देख रहा था, तो ये थोड़े से ज़रा डिफरेंट हैं इनके बिहेवियर्स। इसमें कैरेट साइंस भी हैं, और साइन, एंड साइन, और ये डबल लेस देन साइन, कैप साइन, ये थोड़ी इनका बिहेवियर डिफरेंट है मुझे, मतलब रीडिंग में ज़रा डिफरेंट लगा। मेरा ओके, ख्याल इसको भी थोड़ा सा अगर आप इलेबरेट करेंगे तो वो ज़रा चले हम बेनिफिशियल हो बिटवाइज जाएगा। ऑपरेटर्स को कवर अप कर लेते हैं। बिटवाइज ऑपरेटर मेरा ख्याल है कि बाकी लैंग्वेजेस में भी एग्जिस्ट करते हैं, जैसे कि आप अगर एंड यूज़ करते हैं तो वो डबल एंड के साथ हम स्टेटमेंट को यूज़ करते हैं मोस्ट लैंग्वेजेस में। जावास्क्रिप्ट में सिंगल एंड के साथ हम वो वाला लगा देते हैं, इंटरसेक्शन वाला लगा देते हैं। अब इसका इंटरसेक्शन का जो है सिनेरियो कहाँ पे कवर होता है, खैर मैं स्क्रीन कंप्लीट शेयर करता हूँ ताकि हम एक एग्जांपल भी खोल लें। मुझे बताइएगा जब आपको सारी स्क्रीन नजर आती है, विजिबल है। हाँ जी जी शामिल। जी मैं अगर चेंज कर रहा हूँ, ब्राउजर पे जा रहा हूँ, तो वो विजिबल है आपको? जी जी बिल्कुल। अच्छा, बेसिकली जो बिटवाइज ऑपरेटर्स की बात कर रहे हैं वो है एंड ऑपरेटर है, और ऑपरेटर है, इस तरह के तीन चार ऑपरेटर हैं। खैर हम वो खोल लेते हैं, गाइड ही खोल लेते हैं जहाँ से हम देख रहे थे। तो तो मैंने एक लिंक भी दिया W3 स्कूल का, इस पे है वो सारी लिस्ट में। ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, आप बात कर रही हैं बिटवाइज ऑपरेटर्स की। बिटवाइज, इनकी बात कर रहे हैं, एंड ऑपरेटर और ऑपरेटर, यही सारी चीज़ें हैं। ओके, अच्छा, ये बेसिकली जेएस में डायरेक्टली यूज़ नहीं होती, बट अगर इनको आपने कभी यूज़ करना पड़ जाए आपको, तो ये ऐसे यूज़ होंगी कि लेट से आपको चाहिए, ये मोस्टली टाइप स्क्रिप्ट में यूज़ होती है, ठीक है। टाइप स्क्रिप्ट में यूज़ होती हैं, हम टाइप डेफिनेशन करते हैं या टाइप कास्टिंग करते हैं, तो उसके अंदर हमारे पास ये ऑपरेटर्स की हमें ज़रूरत पड़ती है। लेट से एक बड़ी सिंपल एग्जांपल दे देता हूँ मैं, कि मैंने एक इंटरफेस बनाया है और उसका नाम है ए, और उसके अंदर मेरे पास जो पैरामीटर्स हैं वो हैं नेम है, स्ट्रिंग टाइप का,
इसको रीनेम करना पड़ेगा। ठीक है, और फिर एज है, नंबर। तो अब ये हमारे पास एक ए इंटरफेस है। अब लेट्स से हमने एक और इंटरफेस डिक्लेयर करना है जिसमें ए मुझे पहले से चाहिए, मतलब नेम और एज पहले से चाहिए। मेरे पास एक तरीका तो ये है कि मैं उसको यहाँ पे रीडिक्लेयर कर लूँ, तो इसे कॉपी पेस्ट करूँ और यहाँ रख दूँ। ठीक है, दूसरा तरीका ये है कि मैं यहाँ पे ए का एक ऑब्जेक्ट बना लूँ, टाइप ए। और तीसरा मेरे पास जो वे है वो ये है कि मैं यहाँ पे एंड ऑपरेटर लगा के ए कर दूँ। ठीक है, तो ये क्या करेगा कि इसको ऑटोमेटिकली यहाँ पे इन दोनों को इंक्लूड करवा देगा और मेरे बी के इंटरफेस में ये दोनों आ जाएंगे। अच्छा, और ये इनहेरिटेंस हो जाएगी। हाँ, सॉर्ट ऑफ इनहेरिटेंस है, लेकिन इंटरफेसेस में इनहेरिटेंस नहीं होती है, अगर आपको याद हो। अगर हम जावास्क्रिप्ट में बात करें तो हम टाइप्स बनाते हैं, तो टाइप में भी इनहेरिटेंस नहीं होती। लेकिन ये एंड ऑपरेटर है, ये यूनियन के लिए यूज होता है, तो ये यूनियन ही हम इसको रखेंगे। अच्छा, अब लेट से कि हमारे पास हमने ना एक वेरिएबल है ए ऑफ स्ट्रिंग, यहाँ समझ लें इसको हम दे देते हैं जी, ये नेम है। नेम यहाँ तो हमारे पास स्ट्रिंग हो सकती है, या फिर हम उसे कह देते हैं कि नेम जो है वो अरे भी हो सकती है। ठीक है, अरे ऑफ ठीक है। स्ट्रिंग भी हो सकती है। अरे ऑफ स्ट्रिंग कैसे डिफाइन करेंगे? ऐसे। स्ट्रिंग। ठीक है, तो यहाँ पे ये बिटवाइज ऑपरेटर्स यूज होते हैं। अदर देन दैट ये बिटवाइज ऑपरेटर्स जेएस में मोस्टली यूज नहीं होते, ये टाइप स्क्रिप्ट में यूज होते हैं, जिसकी तरफ हम अभी आगे मूव ऑन करेंगे। अच्छा, ठीक। सिमिलरली नॉट है, नॉर है, नॉट। इन पे इसी तरह के ऑपरेटर्स ही हैं। जैसे अगर हम आपने ये पढ़े होंगे ना कहीं पे, तो ये सिमिलर काम ही करते हैं। अच्छा, कंटिन्यू करते हैं। हमने सिर्फ फंक्शन ही पे जोर क्यों दिया? हम बाकी चीज़ें भी तो सिंटैक्स में देख सकते थे, या बिटवाइज ऑपरेटर्स देखा तो हम बाकियों के भी इन डिटेल स्टडी कर सकते थे। हमने सिर्फ फंक्शन इसलिए देखे हैं क्योंकि हम फंक्शंस की स्टेट्स को या उनकी प्योरिटी को समझना चाहते हैं। अच्छा, अब हमारे पास फंक्शन की टाइप्स हैं प्योर फंक्शन। प्योर फंक्शंस जो है ना, वो एक तो हमारे पास क्लियरली डिफाइंड होंगे, उनका नाम भी डिफाइन होगा, उनको हमने हर तरह से डिफाइन करना है। पैरामीटर्स हैं, तो पैरामीटर्स कितने हैं, किस टाइप के हैं, और वो क्या कर रहा है। तो दिस इज बेसिकली ए प्योर फंक्शन के x2 मल्टीप्लाई बाय 2 करना है, तो आपने नंबर दिया, तो नंबर की आउटपुट जो है वो हमें दे रहा है 2 मल्टीप्लाई बाय द नंबर जो हमने इनपुट किया है। अच्छा, अब इन प्योर फंक्शंस क्या होते हैं? इन प्योर फंक्शंस बेसिकली हैं कि हमारे पास फंक्शन है, क्लियरली डिफाइंड भी नहीं है, और उसके साइड इफेक्ट्स हैं। अब साइड इफेक्ट क्या चीज़ है? साइड इफेक्ट अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। अगर हम साइड इफेक्ट को देखें, सोचना चाहें, तो साइड इफेक्ट इस तरह से हम सोच सकते हैं कि लेट्स से कि हमारी सैलरी है 10,000, और गवर्नमेंट का टैक्स जो है वो 3,000 कटना ही कटना है। तो वो जो सैलरी पे इम्पैक्ट हो रहा है ना, वो एक साइड इफेक्ट है। ठीक है, तो इसको मैंने यहाँ पे टैक्स में इसलिए काटा है क्योंकि टैक्स कई लोगों को बुरा भी लगता है, कई कहते हैं चाहिए दिस इज जस्टिफाइबल। ठीक है, तो इसी तरह साइड इफेक्ट्स भी समटाइम्स आर जस्टिफाइबल, अदर टाइम्स दे आर जस्ट you don't want them to do, you just usually don't want them to happen। आपकी प्रेफरेंस होती है कि अच्छा ये ना ही हो तो बेहतर है। अच्छा जी, देन वी हैव स्टेट्स। हमारे पास स्टेटफुलनेस होती है और स्टेटलेसनेस होती है। स्टेटफुलनेस का मतलब है कि जो आपने फंक्शन की लिखा है, या जो भी आपके वेरिएबल्स इन्वॉल्व हैं, they know what you're trying to do, they know what you did the last time, उनको ऑपरेशन पता है, उसको कॉन्सिक्वेंस भी पता होगा कि अच्छा अगर ये फंक्शन रन होगा तो इसका ये आउटपुट आएगी। ठीक है, और वो कॉन्सिक्वेंस आपके
प्रीवियस एक्शंस के मुताबिक हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, दैट इज टोटली इंडिपेंडेंट ऑफ दैट। ठीक है। और स्टेटलेसनेस है कि लेट्स से कि आपने कोई काम करना है, स्टेटलेसनेस है कि ऐसी है कि इसमें ना आप उसको पता ही नहीं है कि इसने पहले से क्या किया है। लाइक उसने फ्रॉम द स्टार्ट हमेशा एग्जीक्यूशन स्टार्ट करनी है, उसे नहीं पता कि प्रीवियस वेरिएबल्स क्या थे, उसे नहीं पता कि आपने प्रीवियस ऑपरेशंस क्या किए हैं। इट डजंट मैटर, इट डजंट केयर, ये उसकी स्टेटलेसनेस है। ठीक है। और इसका भी सम सॉर्ट ऑफ कॉन्सिक्वेंस होगा ही, बेसिकली फंक्शन है तो उसका कोई ना कोई कॉन्सिक्वेंस तो होगा। अच्छा, अब इनकी एनालॉजी क्या हो सकती है, लाइक कैसे हम इनको समझ सकते हैं बेहतर? ऐसे स्टेटफुलनेस जो है ना, वो शेरलॉक होम्स की तरह, उसे ये भी पता है कि आपने पिछले साल 8 जुलाई को क्या किया था, और वो उसकी बेस पे आज का आपका एक्शन भी एनालाइज कर सकता है। और स्टेटलेसनेस जो है वो गजनी के आमिर खान की तरह है, जो वो 15 मिनट बाद भूल जाता है कि मैंने क्या किया था। शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस। अच्छा जी, म्यूटेबिलिटी सर अच्छा अच्छा सर यहाँ पे रोकूंगा एक मिनट। जी जी जी। अगर हम इसको इस तरह कहें कि हम जैसे हम नॉर्मली ये मतलब एक स्टेट मेंटेन हो जाती है क्लाइंट्स और सर्वर के दरमियान, क्लाइंट और सर्वर के दरमियान, ये हम उसी स्टेट की बात कर रहे हैं, जैसे हम सेशंस वगैरह मेंटेन कर लेते हैं या कुकीज वगैरह मेंटेन कर लेते हैं एक स्टेट मेंटेन करने के लिए। बिल्कुल उसी कि ये उसी कुछ तरह से बात कर रहे हैं हम। स्टेट जब भी किसी भी चीज़ की मैनेज करते हैं, आइदर वो फंक्शन के अंदर हो या वो सर्वर साइड में कुकीज़ में हो या कहीं पे भी हो, तो वो जो है स्टेटफुलनेस के साथ होती है। उसे पता होता है कि अच्छा प्रीवियस जो है हमने क्या स्टोर किया था, और उसकी बेस पे वो नए डिसीजंस भी ले सकता है। तो यानी कि जो हमारी एपीआई स्ट्रक्चर है, रेस्टफुल एपीआई का स्ट्रक्चर है, वो नॉर्मली स्टेटलेसनेस को फॉलो करता है। और जो हम नॉर्मली घर पे जो ये शॉपिंग कार्ट्स वगैरह जिन्हें आप ले लें, वो स्टेट फुलनेस वाली स्ट्रक्चर को फॉलो करती है। ठीक है ना, ऐसे ही है? बिल्कुल ऐसी है। मैं इससे भी आपको सिंपलर एग्जांपल बताता हूँ। आप जी अगर कोई पाकिस्तानी वेबसाइट खोलें गवर्नमेंट की और उसके ऊपर कोई फॉर्म फिल करेंगे ना, तो वो फॉर्म जितनी दफ़ा आप पेज रिफ्रेश करेंगे, वो फॉर्म की सारी वैल्यूज रीसेट हो जाएंगी। और यही अगर आप किसी अच्छी वेबसाइट पे फॉर्म फिल करेंगे ना, तो जहाँ पे आपने ब्राउज़र क्लोज किया होगा ना, वो फॉर्म दोबारा आपको वहीं से रिटेन्ड वैल्यूज दिखा देगा कि अच्छा यार ये प्रीवियसली आपने यहाँ तक फिल किया था, आप इसको आगे से फिल कर सकते हैं। तो ये एक बड़ी सिंपल सी एग्जांपल है स्टेटफुलनेस और स्टेटलेसनेस की। ठीक है। इसमें मैं एक छोटी सी चीज ऐड करना चाहूंगा, शायद वो सही हो मे बी। लाइक जैसे हम बात करते हैं जेएस के बेसिकली ये कंपोनेंट बेस्ड होती है, रिएक्ट साइड जो होती है, तो उसमें हमारे पास जो एक पर्टिकुलर पेज होता है, हम उस पेज पूरे को रिफ्रेश नहीं करते, हम पर्टिकुलर कंपोनेंट्स को रिफ्रेश कर रहे होते हैं। तो इट्स मीन कि उसने पूरे पेज की स्टेट मेंटेन की हुई है, तो हमें जो कंपोनेंट अपडेटेड चाहिए होता है, हम सिर्फ उसी कंपोनेंट को अपडेट कर रहे होते हैं। तो आई थिंक ये उसी पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात कर रहे हैं। बिल्कुल हम उसी पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं। और जो सही। आपने बात की है ना कि वो सिर्फ एक छोटे चाइल्ड को री-रेंडर कर देता है जी या छोटे कंपोनेंट को री-रेंडर कर देता है। नेक्स्ट बिल्कुल। हमारा जो टॉपिक है वो इसी से रिलेटेड है, इम्यूटेबिलिटी एंड म्यूटेबिलिटी। ओके ओके। अच्छा, ठीक अब ठीक लेट्स ये से कि वो जो चाइल्ड जो उसने री-रेंडर किया है, वो हर दफ़ा जी। हमें सेम ही डाटा दिखाता है। हम्म लाइक हमने क्या किया हुआ है कि कोई एपीआई से कॉल की हुई है, उस हमारे पास एक लिस्ट ऑफ नोट्स है, और उसने क्या करना है, बैनर चलाना है कि ये वाला नोट है, फिर वो बैनर डिलीट हो जाएगा, फिर नया बैनर आएगा, फिर डिलीट हो जाएगा, फिर नया आएगा। तो वो जो इतना हिस्सा हम्म, री रेंडर हो रहा है ना, या स्लाइड चल रही है, सही। तो वो हमारे पास इम्यूटेबल स्टेट है। हम्म, ठीक है। वो हमारे पास ठीक है। जो है स्ट्रिंग, हमेशा से स्ट्रिंग आएगी वहाँ पे वो बैनर ही आएगा, कभी कुछ और नहीं आ सकता है। हम्म, ऐसे ही है। सही सही सही। ठीक। अच्छा, अब इम्यूटेबल स्टेट्स जो हैं वो मोस्टली जो है प्रिमिटिव ऑब्जेक्ट्स के साथ बनती हैं। और जेएस जो बाय डिज़ाइन है, जेएस इज इम्यूटेबल। इसका मतलब ये है
कि JS के अपने बाय डिफॉल्ट जितने ऑपरेशंस होते हैं ना वो इम्यूटेबल ऑपरेशन होते हैं। लाइक अगर आपने यहाँ पे एक स्ट्रिंग ली हुई है ना, लेट्स से कि मैंने यहाँ पे जो एग्जांपल मैंने गलत जगह डाल दिया, ये स्ट्रिंग है हमारे पास, ऑब्जेक्ट है ए हेलो और इसका मैंने सब स्ट्रिंग लिया, तो इसका ओरिजिनल वेरिएबल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नई वैल्यू जो है अनदर स्ट्रिंग ये हमें अपडेटेड स्ट्रिंग दे देगा इसमें से निकाल के, ठीक है। और सब स्ट्रिंग आपको ठीक है। पता है कि JS का अपना फंक्शन है, JS के अपने जी। फंक्शन और भी हैं, पॉप है, पुश है, इस तरह के जितने भी हैं वो मोस्टली इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट, इम्यूटेबल स्ट्रेटजीज को फॉलो करते हैं। मतलब असाइन बाय रेफरेंस और असाइन बाय वैल्यू, यही कॉन्सेप्ट है ना सर? उसी पे आ रहे हैं नेक्स्ट हम कि यहाँ पे JS मेरा में एक क्वेश्चन है यहाँ पे। अभी आपने कहा है कि JS जो इम्यूटेबल है उसके प्रिमिटिव ऑब्जेक्ट्स, तो अब A में हमने हेलो रखी है स्ट्रिंग, और अगर मैं अब नेक्स्ट करती हूँ A इक्वल टू वर्ल्ड, तो व्हाट विल हैपन कि क्या उसका रेफरेंस चेंज हो गया या वो, सॉरी रेफरेंस अपडेट कर देगा, दोनों वेरिएबल्स में वर्ल्ड स्टोर हो जाएगा, ठीक है, और हेलो का क्या बनेगा? गार्बेज में चला जाएगा, हेलो ओवरराइड हो गया, ठीक है। गार्बेज, और इसमें गार्बेज कलेक्शन किस तरह से होती है जीएस में, कुछ ऑटोमेटिक इसमें या ऑटोमेटिक होती है, हमें उस पे परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ती। ओके, तो ये तो बिल्कुल पाइथन वाला कॉन्सेप्ट है, सेम। मोर और लेस वैसे ही। नहीं, ये तो एग्जैक्टली पाइथन वाला कॉन्सेप्ट है ना, क्योंकि उसमें भी वो इम्यूटेबल होते हैं, और जैसे आप वैल्यू चेंज करते हो तो फर्स्ट वन इज गार्बेज कलेक्टेड, और जो न्यू है वो उसको असाइन हो जाती है, वो न्यू को रेफर करना स्टार्ट कर देता है। हाँ जी, क्योंकि ये अगर आप देखें पाइथन, JS, PHP ये इंटरप्रेटर लैंग्वेजेस हैं, इंटरप्रेटर के Yes. फॉलो करती हैं, इस वजह से इनके एक्शंस भी मोस्टली सिमिलर ही हैं। सही से, ठीक है, थैंक यू। अच्छा, ये इन्हीं रेफरेंसेस पे ही आ रहे थे कि रेफरेंसेस पास करने की वजह से जो भी आपने केस बताया उसकी वजह से हम इसमें एक चीज़ हमें ध्यान रखना पड़ता है कि हमें हमेशा से डीप कॉपी बनानी पड़ती है या डीप क्लोनिंग करनी पड़ती है, हम इसमें शैलो क्लोनिंग नहीं कर सकते, ठीक है। अगर आपने कोई ऑब्जेक्ट कॉपी करना और आप चाहती हैं कि वर्ल्ड जो है, हेलो जो है वो रिटेन रहे, तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा कि उसकी एक डीप कॉपी बनानी पड़ेगी जो कि सिर्फ स्ट्रिंग को वहाँ पे पेस्ट करे और बाकी जो है रेफरेंस जो है उसको छोड़ देगा। डीप कॉपी में तो इस तरह तक रेफरेंस भी न्यू बनेगा। तो वो रेफरेंस जी यही है कि हाँ। डीप कॉपी में ये होता है कि एक्चुअली हम ऑब्जेक्ट की जो वैल्यूज होती हैं सारी वो कॉपी करके एक न्यू ऑब्जेक्ट में स्टोर करवा देते हैं, यानी मेमोरी में हमारा ऑब्जेक्ट भी न्यू बनता है और हाँ, उसके अंदर वो बिल्कुल। सारी उसकी प्रीवियस वैल्यूज हम स्टोर करते हैं। बट जो सिंपल कॉपी है, अगर शैलो हम कॉपी। एक शैलो कॉपी में ऐसे कर देते हैं कि स्ट्रिंग ए की है और सॉरी ऑब्जेक्ट ए है और हम उस ए को ऑब्जेक्ट बी को असाइन करवा दें तो वो सिर्फ ए का रेफरेंस उसको असाइन कर देता है, तो बी बिल्कुल के ऐसे। साथ कोई भी हम ऑपरेशन कर रहे हैं तो वो ए के अंदर ही हो रहा है एक्चुअली। एग्जैक्टली। तो शिराज, यही कॉन्सेप्ट है। जी बिल्कुल यही समझा रहा था। अच्छा, इसमें प्रिमिटिव टाइप्स तो जितनी भी हैं वो इम्यूटेबल हैं, बट जितने आपके ऑब्जेक्ट्स हैं ये अरेज हैं वो सारे के सारे म्यूटेबल होते हैं अनटिल अनलेस एक्सप्लिसिटली फ्रोजन, ठीक है। आपका लेट्स से ये ऑब्जेक्ट है ए हेलो, ठीक है, ये मैंने इधर इसलिए रखा था, अब याद आ गया कि अगर मैं इस ऑब्जेक्ट की वैल्यू चेंज करना चाहूँगा ना, तो मैं इस ऑब्जेक्ट की वैल्यू यहाँ से डायरेक्टली चेंज कर सकता हूँ, मुझे कोई मसला नहीं होता अनटिल अनलेस मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट डॉट फ्रीज नहीं लगाया हुआ, तो मेरे ये स्ट्रिंग वाली वैल्यू जो है ये भी अपडेट हो जाएगी, ठीक है। तो इधर हमें इसको फ्रीज करना पड़ता है, अदर इफ वी वांट इट कि अच्छा यार ये इम्यूटेबल बन जाए, अगर हम चाहते हैं कि ये फ्रीली चेंज होती रहे, इसके अंदर मोर ऑब्जेक्ट्स भी आ जाएं, दूसरी चीज़ें भी, हम इसकी वैल्यू भी चेंज कर सकें, तो फिर हमें इसे म्यूटेबल ही रहने देना होता है।
तो तो ये सिर्फ सॉरी जी बोले। नहीं हमारा बात करें, मैं फिर पूछती हूँ। अच्छा, मेरा क्वेश्चन ये था कि जो ऑब्जेक्ट टाइप के जो डाटा टाइप्स हैं, यानी कि डिक्शनरी टाइप का जो अल्टर है यहाँ पे, ऑब्जेक्ट कहते हैं जिसे, सिर्फ उसे फ्रीज करने के लिए ही है, उसे इम्यूटेबल करने के लिए ये? हम अरे को भी फ्रीज कर सकते हैं। मेरा ख्याल ठीक है है, यानी कि पाइथन के किसी अंदर को एक भी होता है ना, अगर आप पाइथन से आ रहे हैं या डार्ट से आ रहे हैं, या मेरा ख्याल है जावा में भी शायद ऐसे होता है कि आप अरे का साइज उसे डिफाइन कर दें तो वो उस अरे के साइज के बाद कोई वैल्यू एक्सेप्ट नहीं करता। डेफिनेटली ऐसे ही ठीक है, होता है। तो यहाँ पे अगर आपने अरे का साइज डिफाइन करना है और उसके बाद उसे वैल्यू एक्सेप्ट नहीं करवानी, तो आपको एक्सप्लिसिटली उसे बताना पड़ेगा कि ये ऑब्जेक्ट को आपने फ्रीज कर दिया। सही है, तो वो बाय डिफॉल्ट इम्यूटेबल हो जाएगा एक तरह से। वो बाय डिफॉल्ट इम्यूटेबल हो जाएगा, वो बाय डिफॉल्ट नहीं, वो एक्सप्लिसिटली इम्यूटेबल हो जाएगा। बाय एक्सप्लिसिट सॉरी डिफॉल्ट वो सॉरी म्यूटेबल है। म्यूटेबल है, सही है, सही है, गॉट इट। ठीक है, आपका क्या क्वेश्चन था? अच्छा, मेरा क्वेश्चन ये था कि जब हम इसको फ्रीज कर रहे हैं हम्म। और इसके बाद हम नेक्स्ट लाइन एग्जीक्यूट करते हैं अनदर स्ट्रिंग वाली, तो क्या ये एग्जीक्यूट होगी? अनदर स्ट्रिंग वाली बेसिकली ये जो है ना, ये वाली इम्यूटेबल, ये इम्यूटेबल में एग्जांपल थी, मैंने यहाँ रखी हुई, ये बाय मिस्टेकन एग्जांपल इधर आ गई है, तो ये बिल्कुल एग्जीक्यूट भी होगा। और ये नई वेरिएबल में वैल्यू स्टोर करवा रहा है, तो पुरानी वाली पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम सिर्फ रीड कर रहे हैं इसमें से। बिल्कुल हम सिर्फ रीड कर रहे हैं इसको। ठीक है, क्लियर सो फार? और एक चीज और है कि अगर हमने फ्रीज करवा दिया ऑब्जेक्ट को और हम उसके बाद भी स्टिल, जैसे हमने ए को फ्रीज कर दिया और हम ए डॉट नेम के अंदर एक न्यू स्ट्रिंग असाइन करवाने की ट्राई करते हैं, तो वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाती है। लेकिन अगर हम ए को कंसोल करवा के देखते हैं तो ए पे कोई इफेक्ट नहीं होता। बिल्कुल तो ऐसे ये नहीं है कि एरर आ जाएगा फ्रीज करने के बाद। एरर नहीं आएगा, बट वैल्यू जो है वो वही रहेगी, प्रीवियस वाली ही रहेगी। ये तो गलत बात है। एक चीज इसमें थी, सॉरी, एक चीज ये पूछनी थी, बेसिकली ये फ्रीज एक्ट कैसे करता है? लाइक ये उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को, डेटा तो रेफरेंस की बेस पे हमारा अपडेट हो रहा होता है, तो क्या उस मेमोरी लोकेशन को फ्रीज कर रहा होता है या उस वेरिएबल के ऊपर पर्टिकुलर वो रिस्ट्रिक्शन होती है कि उसके ऊपर कोई चीज अपडेट नहीं होनी है? अच्छा, हम जब यहाँ पे इसको डाल रहे हैं ना फ्रीज के अंदर, तो हमारे पास हर वेरिएबल के साथ कुछ एसोसिएटेड प्रॉपर्टीज भी होती हैं, या आप एट्रीब्यूट्स कह लेंगे, जो कि हिडन होते हैं बाय डिफॉल्ट और हमें नजर नहीं आते। तो यहाँ पे फ्रीज क्या करता है, एक एडिशनल जो है ना एट्रीब्यूट वहाँ पे ऐड कर देगा कि ये फ्रोजन है, आपने इसको चेंज नहीं करना। ठीक है, जी, वो प्रोटो का ऑब्जेक्ट होता है शिराज भाई, हर एक ऑब्जेक्ट और फंक्शन के साथ प्रोटो होता है, उसमें पूरे ऑब्जेक्ट की प्रोटोटाइप दी होती है और वो उसको फिक्स कर देता है कि अब इस प्रोटोटाइप में कुछ चेंज नहीं हो सकता। उसमें बेसिकली एक नया एट्रीब्यूट ओके, ऐड होता है। चलें आगे। इसका जी 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 चलो। अच्छा, इम्पेरेटिव एंड एक डिक्लेरेटिव। मिनट, सॉरी, मेरा क्वेश्चन था। अच्छा, जैसे हम बाइंडिंग कर लेते हैं इस तरह से, हम कॉन्स्ट भी यूज करते हैं, तो इसमें जो मुझे भी समझ लगी है, तो दोनों का जो बेसिक डिफरेंस है कॉन्स्ट का और ऑब्जेक्ट की फ्रीजिंग का, वो फिर प्रॉपर्टीज और वैल्यूज से रिलेटेड है कि एक में हम बिल्कुल प्रॉपर्टीज अपडेट नहीं कर सकते, ठीक है। ठीक है, जो उसकी जो डॉट प्रोटो वाला जो उसने एक मैप दिया होता है ना, लेट्स से कि हर ऑब्जेक्ट के पीछे एक नक्शा है पूरा। ठीक है, अगर तो हमने उसे लेट में या वेरिएबल में रखा हुआ तो वो चेंजेबल है, उसकी टाइप चेंजेबल है, वो नक्शा चेंजेबल है। ठीक है, वो डायनामिक किस्म का ऑब्जेक्ट है। और अगर हमने उसको कॉन्स्ट के साथ रखा हुआ और हम फिर उसे फ्रीज कर रहे हैं, तो वो हम एक्सप्लिसिटली फ्रीज के एक ऑब्जेक्ट डाल रहे हैं बीच में कि ये अब चेंज नहीं होगा। मतलब उसकी प्रॉपर्टी चेंज नहीं होगी? हाँ जी, उसकी प्रॉपर्टीज नहीं चेंज होगी ना, वो मैप ही चेंज नहीं होगा जिससे हमने वो ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। ठीक है, ठीक है। ओके, अच्छा, इम्पेरेटिव एंड डिक्लेरेटिव प्रोग्रामिंग। डिक्लेरेटिव प्रोग्रामिंग का मतलब है कि आपने ना देखा होगा पाइथन में या जावा के अंदर हम @ करके न्यूमरेशंस, डेकोरेटर्स, इंजेक्टर्स, इस तरह की चीज़ें डिक्लेयर करते हैं कि उसे एक्सप्लिसिटली बताने के लिए कि क्या चीज़ है। ठीक है, ये काम हम जावास्क्रिप्ट में भी करते हैं।
और इन ये डिक्लेरेटिव है, और इम्पेरेटिव होता है कि हमें उसे एक्सप्लिसिटली कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं होती, हम उसे बस लॉजिकल पार्ट जो है वो एक्सप्लेन कर देते हैं कि अच्छा अगर ए वैल्यू बी से बड़ी है तो उसको आपने सॉर्ट कर देना है, स्वैप कर देना है, और हमें कोई गर्ज नहीं है कि आइदर वो स्ट्रिंग आ रही है या नंबर आ रहा है या कुछ भी आ रहा है, हमें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो ये हमारी इम्पेरेटिव प्रोग्रामिंग है, जावास्क्रिप्ट ये भी करता है। तो बेसिकली जावास्क्रिप्ट इज अ चाइना सॉर्स। तो जावास्क्रिप्ट में आप इसके फ्रेमवर्क्स हैं। अगर आप Next.js जैसे फ्रेमवर्क यूज़ करेंगे जो कि बहुत ज़्यादा बैकएंड के लिए डिफाइंड फ्रेमवर्क है, या AngularJS यूज़ करेंगे फ्रंट एंड के लिए, तो उसके अंदर आप डेकोरेटर्स या डिक्लेरेटिव प्रोग्रामिंग करेंगे। और अगर आप लूज टाइप यूज़ कर रहे हैं जैसे React.js है या KNX है या Express.js भी है, तो हम उसमें इम्पेरेटिव प्रोग्रामिंग यूज़ कर रहे हैं। तो ये डिफरेंट फ्रेमवर्क्स का डिफरेंट स्टाइल है, ये बेसिकली दो डिफरेंट प्रोग्रामिंग स्टाइल हैं। तो जावास्क्रिप्ट दोनों को सपोर्ट करता है, इसलिए जावास्क्रिप्ट इज वेरी ग्रेट। ये इन दोनों टाइप ऑफ प्रोग्रामिंग में डिफरेंस क्या है मेजर, क्या मतलब लूज और टाइट, तो मतलब प्रोग्रामिंग क्या आपने कॉन्सेप्ट यूज किया है कि इम्पेरेटिव जो है वो लूज है, तो क्या इसका मतलब लॉजिक क्या है, थोड़ा सा गाइड करते हैं? इसका बेसिकली लॉजिक ये ऐसे है कि अगर आप जावास्क्रिप्ट में देखें तो ये बड़ी लूज टाइप लैंग्वेज है। मतलब अगर आपने पहले एक वेरिएबल को नंबर असाइन किया है तो आप उसको बाद में स्ट्रिंग भी असाइन कर सकते हैं, कुछ और भी असाइन कर सकते हैं। तो इस वजह से ये इट स्टार्टेड ऑल विद इम्पेरेटिव प्रोग्रामिंग। ठीक है, फिर नल चेक्स आ गए, स्ट्रिक्ट लैंग्वेजेस आ गई और दूसरी चीज़ें आ गई ES6 के बाद या ES6 के साथ। तो हम उसमें डेक्लरेटिव प्रोग्रामिंग भी अब कर सकते हैं। मतलब ठीक है, सेम जैसे पाइथन में होता है कि आप उसमें डाटा टाइप नहीं बताते, अभी करंट पाइथन में आ रहा है कि आप उसे एरो लगा के बता देते हो कि ये इस टाइप का वेरिएबल बनेगा, जैसे C++ में होता है। तो वो यानी कि आप रिस्ट्रिक्ट कर देते हो कि इस डाटा टाइप का हम। पाइथन में रिस्ट्रिक्शन नहीं होती है, वो बस एनोटेशन होती है, हम बताते हैं कि बस इस तरह का हाँ, ये जस्ट फॉर द basically मतलब के आई व्यू के पता लग जाए, सही है। राइट? तो बेसिकली एक टर्म यूज होती वो है जो वेरिएंट, एनोटेशन है ना, वेरिएबल, अगर वेरिएबल जी, वेरिएबल से एक वेरिएंट चीज यूज होती है, मतलब जो वैल्यू आ जाएगी वेरिएबल की डाटा टाइप वही हो जाएगी। स्ट्रिंग आ गई तो उसकी डाटा टाइप स्ट्रिंग हो जाएगी, अगर उसमें नंबर आ गया तो उसकी डाटा टाइप नंबर हो जाएगी। ओके, बिल्कुल। लेकिन अगर आप उस एनोटेशन को वो करेंगे ना, मतलब उस एनोटेशन को फॉलो फॉलो नहीं करेंगे तो जी। वो एरर थ्रो करेगा। हम्म। ठीक है, वो एनोटेशन इसीलिए है वहाँ पे कि हम डिक्लेयर कर रहे हैं कि यार ये इसी चीज़ का वेरिएबल है, इसके अलावा और कोई वेरिएबल नहीं आएगा इसमें। तो यहाँ पे भी एनोटेशन सिर्फ सेम वही काम करती है जावास्क्रिप्ट के अंदर। तो डिफरेंट ठीक हो गया। फ्रेमवर्क्स में जो डिफरेंट पैटर्न्स को फॉलो करते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया ये? जी बिल्कुल। अच्छा, हायर ऑर्डर फंक्शंस, ये मोस्टली जो होता है ना एक्सक्यूज मी, बहुत ज़्यादा यूज एक होता क्वेश्चन है सर। है। ये जो आपने इम्पेरेटिव और डिक्लेरेटिव प्रोग्रामिंग के बारे में बताया अभी, डिक्लेरेटिव में ये होता है कि हम एग्जैक्ट बता रहे होते हैं, यानी कि ये चीज़ चाहिए, लाइक जैसे अरे में से कुछ फिल्टर करना है, या तो डायरेक्ट फिल्टर का फंक्शन यूज हो रहा था। और इम्पेरेटिव में हम ये कर रहे होते हैं कि बाय स्टेप कर रहे होते हैं, यानी कि एक लूप लिखेंगे, पहले ये होगा फिर ये होगा। ये वाला कंसेप्ट है इसका थोड़ा सा। नहीं, एक सेकंड। अच्छा, मैं इसकी डॉक्यूमेंटेशन खोलने लगा हूँ ताकि मैं आपको ना वो दिखा सकूँ, डेकोरेटर्स या डिक्लेरेटिव प्रोग्रामिंग का स्टाइल दिखा सकूँ। ठीक है, ठीक। अच्छा, अब ये देखें, यहाँ पे ना मैंने एक कंट्रोलर बनाना था, तो मैंने यहाँ पे इसे डिक्लेयर किया है कि ये कंट्रोलर है कैट्स के मॉडल का। ठीक जी है, जी।
और यहाँ पे मैंने इसे फिर दोबारा से बताया है कि फाइंड ऑल जो है ना, ये राउट है गेट जो पेज अवेलेबल हो जाएगा, मतलब /find all लिखेंगे तो वो गेट के थ्रू हम इसे चला सकते हैं। ये राउट की डिक्लेरेशन, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे एक्सप्रेस.js खोल लूँ और इसकी अगर हम डॉक्यूमेंटेशन देखें तो पहले तो इसमें कुछ भी क्लियरली जो है ना हमें उसने डिफाइन ही नहीं किया कि आप कुछ भी कैसे भी यूज़ कर सकते हो, इट डजंट केयर। राउटिंग देख लेते हैं, तो यहाँ पे राउटिंग में हमने यहाँ पे ऐसे डिफाइन किया, ठीक है। जी जी तो ये जो है ठीक है ठीक। ये इम्पेरेटिव है और सेम ये जो है ये डेक्लरेटिव है। अब इन दोनों में फ़र्क ये है कि यहाँ पे ना इसके अलावा अगर कोई चीज़ आएगी तो ये नहीं आने देगा और पहले ही एरर थ्रो कर देगा। ठीक हो गया। यहाँ पे क्या होगा कि ये राउट को पास करवा देगा, जब हमारे पास डाटा आ जाएगा ना, जब हमने रिक्वेस्ट को या रिस्पॉन्स को प्रोसेस कर तब हमारे पास एरर आएगा। ठीक है ठीक है, गॉट इट। अच्छा, अब आ जाते हैं हायर ऑर्डर फंक्शंस पे। हायर ऑर्डर फंक्शंस मोस्टली यूज़ होते हैं फ्रंट एंड फ्रेमवर्क्स में, लेकिन बैक एंड फ्रेमवर्क्स में भी कहीं ना कहीं यूज़ हो सकते हैं। मैंने कभी कुछ किया नहीं तो मैं बता नहीं सकता कि कहाँ पे पॉसिबल है, इसकी केस क्या बनता है। अच्छा, मोस्ट कॉमन जो यूज़ है ना हायर ऑर्डर फंक्शंस का वो है स्टेट मैनेजमेंट। स्टेट मैनेजमेंट आपने देखा होगा, रिडक्स का फ्रेमवर्क सुना होगा, RxJS का सुना होगा, ब्लॉक का सुना होगा, और भी काफ़ी फ्रेमवर्क सुने होंगे जो कि स्टेट मैनेजमेंट करते हैं, ठीक है। तो वो स्टेट मैनेजमेंट बेसिकली कर क्या रहे होते हैं, वो करते ये हैं कि जो आपका UI का कंपोनेंट होता है ना, उसको एक रैपर में हम बाइंड कर देते हैं या उसको बता देते हैं कि इसमें जो भी डाटा आएगा उसको एक आपने हायर ऑर्डर फंक्शन से गुजारना। अगर मैं रिएक्ट में एग्जांपल दूं तो मैप स्टेट टू प्रॉप्स की एग्जांपल है, तो मैं आपको दिखा भी देता हूँ, प्रॉबेबली इससे मोर क्लियर ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अच्छा, अब ये जो एक फंक्शन बना हुआ है मैप स्टेट टू प्रॉप्स का, इसमें क्या होता है कि हमने डाटा भेजना होता है और UI को बताना होता है कि ये इस UI के साथ बाइंड करना है। अच्छा, ये सिंपल लॉगिन का ना हम देख लेते हैं। लॉगिन में अगर हम देखें तो ये इसकी सारी UI है, जिनको रिएक्ट आती है वो थोड़ा सा बता सकते हैं कि अच्छा यार ये UI का पेज बना हुआ है। अब क्या है कि अगर तो हम इस UI का ये रिटर्न क्या करेगा, पहले तो हम ये देखें कि ये फंक्शन एक रिटर्न करेगा जो लॉगिन का फंक्शन है, ठीक है। ये लॉगिन का कंपोनेंट रेंडर कर देगा, सारा कुछ उसमें चलाएगा। तो यहाँ पे रिटर्न क्या हो रहा है, फंक्शन। क्या रिटर्न हो रहा है, फंक्शन फंक्शन। फंक्शन। अब लेट्स से कि हमने इसको हायर ऑर्डर फंक्शन में इसी फंक्शन को कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पे अगर आप देखें वैसे आपने शिराज भाई इसको ऑलरेडी हायर ऑर्डर में रैप किया हुआ है, जो कि दूसरा है उसका मटेरियल UI का विद स्टाइल। बिल्कुल ये रैप हुआ है, लेकिन दानिश लेट इट बी सिंपल फॉर अदर वे आउट, ओके ठीक है। अच्छा, यहाँ पे क्या हुआ है कि मैंने लॉगिन का फंक्शन कॉल किया और उसको एक और फंक्शन में यहाँ पे रैप कर दिया। ये मेरे पास रिडक्स का फंक्शन है कनेक्ट, यहाँ पे मैं स्टेट को मैप कर रहा हूँ लॉगिन के साथ, तो ये हायर ऑर्डर फंक्शन बन रहा है, ठीक है। अगर हम इसको यहाँ पे देखें तो बेसिकली लेट्स से कि ये फंक्शन ए है जो कि एक्स के अंदर कुछ कैलकुलेशंस करता है, ठीक है। लेकिन मैंने फंक्शन ए को चलाने से पहले
डाटा में कुछ चेंज करना, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस तरह से फंक्शन बी कॉल करेंगे। फंक्शन बी के अंदर डाटा की चेंजेस होंगी और फिर हम रिटर्न करेंगे फंक्शन ए। फंक्शन ए डज नॉट डायरेक्टली इम्पैक्ट एक्स, एक्स को मैनेज करने के लिए हमने फंक्शन बी रखा हुआ है, बट हम जब कॉल करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, दानिश आपके पास कोई बेटर एनालॉजी इसको एक्सप्लेन करने के लिए? लेकिन मुझे समझ ही नहीं आया कि इसको हम हाई ऑर्डर क्यों बोल रहे हैं, मतलब क्या थ्योरी है इसकी बिहाइंड? एक्चुअली ना ये इनका पर्पस ये होता है हायर ऑर्डर फंक्शंस का कि ये ना नॉर्मली दो चीज़ों के लिए यूज़ होते हैं। एक जो जैसे शिराज भी ने बता दिया स्टेट मैनेजमेंट वगैरह के लिए। दूसरी चीज़ इनकी ये होती है कि एक स्पेसिफिक सेट ऑफ प्रॉप्स या सेट ऑफ प्रॉपर्टीज़ को किसी भी तरह के कंपोनेंट में ऐड करने के लिए, अगर मैं इसको थोड़ा सा रिएक्ट से स्पेसिफिक होकर बताऊं कि हमारे पास डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं। जैसे अब शिराज भाई का एक लॉगिन का कंपोनेंट था, इन्होंने उसको रैप किया हुआ था विद स्टाइल के एक हायर ऑर्डर फंक्शन में। अब ये हायर ऑर्डर फंक्शन उसका क्या करेगा, विद स्टाइल का फंक्शन ये करता है कि इसके अंदर स्टाइल वाली जितनी भी प्रॉपर्टीज होती हैं वो हमारे इस लॉगिन वाले कंपोनेंट के अंदर आ जाती हैं। और जब शिराज भाई टॉप के ऊपर जाएंगे इस फाइल में, तो हम क्या करेंगे, प्रॉप्स में से वो सारी चीजें निकाल के इस कंपोनेंट के अंदर यूज कर रहे होंगे, क्योंकि वो वाली प्रॉपर्टी स्टाइल के कंपोनेंट्स में डिफाइंड है, वो सारी की सारी अब हमें लॉगिन वाले कंपोनेंट में एक्सेसिबल है। तो इस तरह की चीजों के लिए हम हायर ऑर्डर कंपोनेंट्स को यूज करते हैं। इन नहीं सिंपल दानिश, वर्ड्स आपने जो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स कर दिया इसको, एक मिनट। जी जी, मैं इन सिंपल वर्ड्स आप ये कह सकते हैं कि हायर ऑर्डर फंक्शंस जो हैं वो नॉर्मल फंक्शंस के ऊपर अगर आपने कोई फंक्शनैलिटी परफॉर्म करनी है तो वो इस पर्पस के लिए यूज हो सकती हैं। बिल्कुल, ये सिंपलेस्ट एग्जांपल है। बेसिकली हमने क्या करना है कि हमने टाइम सेव करना है, कोड को रीराइट नहीं करना, और हमारे पास वो फंक्शनैलिटी पहले से किसी और जगह एग्जिस्ट करती है, तो हम जैसे रीयूजेबिलिटी के लिए जैसे कॉन्सेप्ट आ रहा है। जैसे जे मैप का एक फंक्शन है अरे मैप का, वो आप उसको आप डॉट नोटेशन के साथ किसी भी अरे को आप असाइन करते हैं तो वो उसकी हर अरे की हर वैल्यू के ऊपर वो मैप का फंक्शन जो है वो अप्लाई हो सकता है। इस तरह की हायर ऑर्डर फंक्शंस हैं बस। मैप जो है वो हायर ऑर्डर फंक्शन की एग्जांपल नहीं हो सकता क्योंकि वो खुद एक एट्रीब्यूट है, बट सिमिलर ये वैसा ही अगर हम देखें, अच्छा लेट्स से कि हमारे पास ना यहाँ पे एक बड़ी कोई कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन परफॉर्म हो रही है, ठीक है, और ये कैलकुलेशन परफॉर्म हो रही है एक्स के ऊपर। एक्स में हमारे पास इस वक्त है वैल्यू 5, और हमारे पास हमने क्या करना है, नहीं इससे भी नहीं, रियल टाइम सिनेरियो से बताते हैं। अच्छा, हमारे पास ना एक HTML आ रही है सारी, जिसके अंदर ना हमारे पास वेरिएबल सारे के सारे वो ऑब्जेक्ट्स पड़े हुए हैं, मतलब एक ऑब्जेक्ट ट्री बन रहा है जिसके अंदर H5 पैराग्राफ ULLI ये सारा कुछ पड़ा हुआ है, और हमारे पास ना एक फंक्शन है जो कि इसको रेंडर करवा के हमारे पास यहाँ पे शो करवा रहा है, ठीक है, सो फार विद मी, यस ओके। जी जी बिल्कुल। तो अब हमने क्या करना है कि हमने उस जो हमारे पास रेंडर हो रहा है ना सारा कुछ, उसको डिफरेंट एक स्टाइल देना है। तो अब हमारे पास दो ऑप्शन हैं, एक कि हम दोबारा से एक फंक्शन लिखें जो कि डिफरेंट स्टाइल के साथ हमारी ULLI H5 H4 को रेंडर करवा के हमारे पास शो करवाए, या दूसरा कि हम उस फंक्शन के अंदर उसको डायरेक्टली मॉडिफाई किए बगैर अपनी डाटा की जो स्टेट है ना, मतलब जो ULLI है उसका डाटा जो हमने भेजा है या पैराग्राफ भेज रहे हैं या H5 भेज रहे हैं, हम उसके अंदर पहले से स्टाइल्स ऐड कर दें, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि जो रेंडर चीज़ कर रही है वो वही वाला फंक्शन रहेगा, बट जो हमने स्टाइल्स अटैच किए हैं वो डिफरेंट एक फंक्शन होगा। तो अब ये वाला जो फंक्शन है, फंक्शन बी, जिसने स्टाइल्स अपेंड किए हैं उन पैराग्राफ या H5 के साथ इनलाइन स्टाइल्स अपेंड किए हैं, और फंक्शन ए को रिटर्न करवाया है अपने लोड होने से पहले
तो उसको हम हायर ऑर्डर फंक्शन बोलेंगे। इट्स अ वेरी वियर्ड कॉन्सेप्ट, आई अंडरस्टैंड दैट, और इसीलिए इसको यहाँ पे क्लियर करना थोड़ा सा इम्पोर्टेंट भी है। अच्छा शिराज भाई, मैंने इसकी एक और बड़ी जो एक्सट्रीम सिंपल कह सकते हैं डेफिनेशन, वो भी मैंने चैट में पेस्ट की है, तो वो भी लोग देख लें, उससे काफी हेल्प होगी। बिल्कुल सिंपल। ये भी एक बड़ी सिंपल सी एग्जांपल है। ठीक है, मेक सेंस। इसको बाकी और डिटेल में पढ़ा जा सकता है खुद से। बेसिकली हायर ऑर्डर फंक्शंस ना अनॉय ही करते हैं, और कुछ इस तरह के भी हो सकते हैं। ये भी एक हायर ऑर्डर फंक्शन है। अच्छा लेकिन शिराज जी, इसका आपने कहा था सिंटैक्स कि तो इफी वाला है। सिंटैक्स एक वाला, बट ये भी हायर ऑर्डर फंक्शन है। आई ठीक गेस है। अभी के लिए इतना ही रखेंगे। नेक्स्ट टाइम हम करेंगे फंक्शनल प्रोग्रामिंग से स्टार्ट। अच्छा शिराज, मेरा एक क्वेश्चन है। अम, जैसे हमारे पास होते हैं फंक्शंस मैप और फिल्टर, इसमें भी तो हम एक्सेप्ट कराते हैं ना आर्गुमेंट एज अ फंक्शन, तो ये भी हमारे हायर ऑर्डर फंक्शन ही है ना फिर तो। कॉल बैक फंक्शंस होते हैं वो। डेकोरेटर्स इस कॉन्सेप्ट में आ सकते हैं कि उनके वो भी एक तरह से इसी तरह काम करते हैं कि फंक्शन रिटर्न करते हैं और देन उस फंक्शन को आप फर्दर आगे कॉल करते हो, यानी कि बिल्कुल उसको पास एक बिल्कुल, फंक्शन आर्गुमेंट पास हो रहा होता है, हाँ जी, आप राइट ना? कह सकते हैं। हाँ जी, डेकोरेटर को भी कह सकते हैं। ओके, आई गेस थैंक यू। क्वेश्चंस किसी और के मजीद? मैं उसी में कंफ्यूज हूँ, ये मैप में कि इसको क्यों नहीं कह सकते हायर ऑर्डर फंक्शन। ओके, हायर ऑर्डर फंक्शन की ना एक कंडीशन ये है कि वो रिटर्न भी फंक्शन करेगा। जो चीज़ आपके पास वैल्यू रिटर्न कर देगी या ऑब्जेक्ट रिटर्न कर देगी, वो हायर ऑर्डर फंक्शन नहीं है। ठीक है। और मैप मैप एज ए जो है इनपुट वो फंक्शन लेता भी नहीं है, एज ए इनपुट भी नहीं फंक्शन लेता और एज ए आउटपुट भी नहीं फंक्शन देता मैप। वो अरे नहीं, डॉट मैप होता है। और जो उसके अरे उसके अभी आप अगर उसको एक्सप्लोर कर लें तो ये मेरा ख्याल में हायर ऑर्डर फंक्शन ही है, क्योंकि हम्म, मैप जो है वो फंक्शन एक्सेप्ट कर रहा है, मैनिपुलेशन कर रहा है हर एलिमेंट पे अरे के, और उसके बाद वो रिटर्न भी एक अरे ही करता है जो एक नई अरे बन जाती है। जी बिल्कुल, और फिल्टर भी यही काम करता है। फिल्टर भी यही एक फिल्टर। काम करता है। ये मेरा ख्याल दोनों हायर ऑर्डर फंक्शन है। बाकी ये दोनों क्या रिटर्न हमें फंक्शंस करते हैं नुमान? अरे जी जी, अरे रिटर्न करते हैं, रिटर्न ऑब्जेक्ट तो अरे ऑब्जेक्ट रिटर्न अरे ऑब्जेक्ट रे, रिटर्न करते हैं। ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहे हैं। हायर ऑर्डर फंक्शन की ना एक हमारे पास स्पेसिफिकेशन ये है कि वो जब भी रिटर्न करेगा वो हमें एक फंक्शन रिटर्न करेगा जो हमें खुद से एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। until unless that does not happen, वो हायर ऑर्डर फंक्शन नहीं है। सही सही। जुबैरिया, नुमान, क्लियर हो गया? जी। ठीक। किसी और का कोई क्वेश्चन? ठीक। अच्छा चलें, फीडबैक मुझे बताएं कि was this session helpful to you? यस डेफिनेटली। जी जी बिल्कुल, Okay, किक स्टार्ट के लिए अच्छा था। अभी फर्दर अगर करना है कि बस इतना सा इंट्रो ही था हमारे लिए जीएस का। अभी आज इस वीक में इतना होगा, नेक्स्ट वीक में इंशाल्लाह हम इसको करेंगे। फंक्शनल प्रोग्रामिंग और बाकी चीज़ें और भी कवर करेंगे हम इसमें। अच्छा, ये हम बेसिकली स्पेसिफिकली रिएक्ट के लिए करें या कोर जेएस हम इसमें सीखेंगे, या क्या सीन है मतलब? मैं फोकस कर रहा हूँ कि मैं कोर जो जेएस के कॉन्सेप्ट्स हैं ना उनको कवर अप करूँ, और फिर हम वहाँ से मूव कर जाए। हम जिस भी डायरेक्शन में जाना चाहते हैं, अगर किसी एक फ्रेमवर्क पे वर्क ऑन करना चाहते हैं तो हम वो कर सकें। जैसे अभी मैं एग्जांपल दे रहा था ना, तो उसमें हम नेक्स्ट जेएस भी देख रहे थे और एक्सप्रेस भी देख रहे थे, तो दोनों बहुत डिफरेंट पाथ हैं, वो आपस में कभी क्लाइड भी नहीं करेंगे।
लेकिन JS दोनों को सपोर्ट करती है और हमने दोनों को कवर करना इसीलिए जरूरी समझा था। ठीक है, सही है। इसमें वैसे शराज भाई अगर मेरा फीडबैक लेना तो वैसे तो ये इंट्रो के लिए तो ये सेशन काफी हेल्पफुल है, हमें थोड़ा सा आइडिया हो गया कि हम किसी यानी कि ट्रैक पे जाने की ट्राई कर रहे हैं। लेकिन इसमें ये है कि अगर तो हम कोई या तो बनी बनाई हमारे पास एग्जांपल्स हों या जो भी हमारे जो सीनियर वगैरह हैं जिन्होंने पहले कोड वगैरह किया हुआ है तो कुछ छोटी छोटी सी एग्जांपल्स हों जो एक तो ये कि हमारी किसी रेपो वगैरह के अंदर पड़ी हों जिनको हम एक्सेस करके तो रन कर सकें। जैसे अभी हमारे पास अभी ये एक हायर ऑर्डर फंक्शन का भी अभी एक चीज चल रही थी, तो इन चीजों को हम इम्प्लीमेंट भी कर सकें प्रॉपरली। लाइक सेशन में तो शायद इतना टाइम हमें नहीं मिलेगा कि हम उसको प्रॉपर कोडिंग करके देख लें, तो ये है कि बाद में जैसे ही हमें टाइम मिले हम उसको एक बार रन करके देख लें प्रैक्टिकली, तो हमें ये ज्यादा अच्छे तरीके से आइडिया हो जाएगा इस चीज का। अच्छा, इसमें ऐसे है कि ये टारगेट जो ऑडियंस है ना इसकी वो यही है कि कोई भी इसको अटेंड करे तो उसे समझ आए। ठीक है, मतलब इवन हमारे बिजनेस मैनेजर्स हैं वो भी अगर कोई अटेंड कर रहा है या कोई करता है तो उसको भी ये हेल्पफुल उसके लिए भी साबित हो। बट अगर आप चाहते हैं कि ये इस तरह से थोड़ी सी हम चीज़ें ऐड करें तो मैंने नोट डाउन कर लिया है। आई मेक श्योर कि नेक्स्ट टाइम में ना गेस्ट कुछ चीज़ों की ऐड करें। जी सही, थैंक यू सो मच। और कोई फीडबैक इसको इम्प्रूव करने के लिए किसी का? अच्छा शहराज, मेरा इम्प्रूवमेंट से रिलेटेड तो नहीं है, बट मैंने इनके जो सारे क्वेश्चन कर रहे थे मैप से रिलेटेड तो उस पे देखा है और उसका यही निकला कि मैप भी हायर ऑर्डर फंक्शन है। मैप, फिल्टर, रिड्यूस, ये सारी चीज़ें क्योंकि हायर ऑर्डर फंक्शन के लिए ये नेसेसरी नहीं है कि आउटपुट फंक्शन यानी कि वो रिटर्न भी फंक्शन ही करे, उसके लिए ऑप्शनल है, लेकिन इनपुट जो वो ले वो उसके लिए फंक्शन होना लाजमी है। इसी लिंक से मैंने भी एक्सप्लोर किया था, तो वहीं से मैं भी इसी पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा था। तो यार आप मुझे उसी वक्त रेफरेंस दे देते, मैंने ऐसे सारों को जबरदस्ती गलत करवाया। नहीं, वो मेरे पास मैंने भी अभी देखा है जब आप इम्प्रूवमेंट्स के लिए सजेशंस ले रहे थे तो मैंने तब इसको एक्सप्लोर किया है ताकि पता लग जाए। और मैंने कहा सारे भी हैं मीटिंग में तो अभी क्लियर कर दें। सबको बताता हूँ कि ये और क्या। मैं बस दानिश की डेफिनेशन ही पढ़ रही थी कि उसमें और भी लिखा हुआ है, तो फिर पता नहीं, मैंने कहा शायद सही होगा। हाँ बस अचल में यही चल रहा है। मैं भी अदनान से बात यही कर रहा था कि हम एक ट्यूटोरियल खोलते उसमें किसी और डायरेक्शन में जा रही होती चीजें, एक ट्यूटोरियल खोलते वो किसी और डायरेक्शन में चला जाता, तो कंफ्यूजन थोड़ी सी रहती है इसमें ना। सही है, चलें अब आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा कि किस डायरेक्शन में जाना है। हाँ सही ये तो है। वैसे हमें ना अपने भी कुछ ना अपने रूल सेटअप करने चाहिए इन वो के लिहाज से भी ना, कि अगर हम कोड करेंगे तो हमारे ये स्टैंडर्ड्स होंगे, अगर हम कोई डॉक्यूमेंटेशन या कुछ चीज प्रिपेयर कर रहे हैं तो उसके लिए हम ये चीज फॉलो करेंगे। अच्छा, ताकि हमें पता हो कि हमने इसी पे किया था अदनान, हमने कोडिंग स्टैंडर्ड्स के ऊपर ही प्रीवियस सेशन किया था कि हम यहाँ पे मोस्टली क्या फॉलो करते हैं। तो मैं आपको ना वो भी भेजता हूँ, मे बी वो आपके काम आए, या फिर हम भी एक सेशन दोबारा कर लेंगे सिर्फ इसके। सही गुड है। और किसी का कोई फीडबैक? मुनीम, यार हमारे पास ना जो सबसे हार्ड वर्किंग बंदा है ना वो मुनीम, अब्दुल मुनीम साहब, आप कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में? उन्होंने तो आज कुछ नहीं पूछा। वो उन्हें आ गया होगा ना सब कुछ। Not interested. चलें ठीक है, थैंक यू सो मच। It was good, yeah. इंशाल्लाह मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।